कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहाँ न बिजली थी न एडवांस मशीनें, न ही आज की तरह विशाल क्रेन। अब उसी दुनिया में चलिए 1200 साल पीछे। यहाँ एक विशाल पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर तराशा जा रहा है। छेनी और हथौड़े की चोट से एक एक इंच पत्थर हटाकर एक अखंड चट्टान में से ऊपर से नीचे तक एक पूरा मंदिर तराश दिया जाए, बिना सीमेंट, बिना ईंट और बिना लोहे के। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय वास्तुकला की महानतम कृतियों में से एक एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, जो सिर्फ एक धरोहर नहीं बल्कि भारतीय शिल्पकला, आस्था और मेहनत की पराकाष्ठा है। हर पत्थर मानो कह रहा हो, मानव की इच्छा शक्ति असंभव को भी संभव बना सकती है। एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर आधुनिक वैज्ञानिक और इंजीनियर भी हैरान हैं और बस एक ही सवाल पूछते हैं, यह कैसे किया गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लेकर चल रहे हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की एलोरा गुफाओं के दिल में। गुफा नंबर 16 से दुनिया कैलाश मंदिर के नाम से जानती है। ये सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि पत्थर में गढ़ी गई एक ऐसी कविता है, एक ऐसा अजूबा है जिसे देख यूनेस्को ने भी इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। लेकिन आज तक कोई भी पुख्ता तौर पर यह नहीं बता पाया कि आखिर वो कौन सी तकनीक थी जिससे करीब 2 लाख टन बेसाल्ट पत्थर को काटकर बाहर निकाला गया और इस विशाल संरचना को बनाया गया। तो क्या आप तैयार हैं हमारे साथ इतिहास, विज्ञान और रहस्य के कुछ अनसुलझे सवालों के पन्ने पलटने के लिए? 8वीं सदी में राष्ट्रकूट राजवंश के महाराज कृष्ण प्रथम ने एक ऐसा मंदिर बनाने का लक्ष्य रखा जिसने मानव क्षमता की सीमाओं को चुनौती दे दी। राष्ट्रकूट न केवल योद्धा बल्कि कला और संस्कृति के संरक्षक थे। उनका राज्य दक्कन क्षेत्र में फैला हुआ था और वे अपने भक्तिभाव, वास्तुकला कौशल को विश्व के सामने प्रदर्शित करना चाहते थे। 756 से 773 ईस्वी के बीच उन्होंने भगवान शिव को समर्पित यह विशाल अद्भुत मंदिर बनवाया, जो कैलाश पर्वत का प्रतीक माना जाता है। इसके लिए चुनी गई एलोरा की ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टान। कारीगरों को आदेश मिला, इस पहाड़ को काटना नहीं, इसे तोड़ना नहीं है, बल्कि इसके अंदर से कैलाश को खोज निकालना है। आमतौर पर कोई भी इमारत कैसे बनती है? पहले जमीन खोदकर नींव डाली जाती है, फिर एक एक ईंट जोड़कर दीवारें खड़ी होती हैं और अंत में छत बनती है। लेकिन कैलाश मंदिर में यह पूरा विज्ञान ही उलट दिया गया। इसकी सबसे अनोखी बात है वर्टिकल कॉर्विंग टेक्निक। यहाँ कारीगरों ने पहाड़ की चोटी से अपना काम शुरू किया, मानो पत्थर के समंदर में ऊपर से गोता लगाया हो। इस तकनीक से गलती की गुंजाइश नहीं थी। सोचिए, अगर एक बार हथौड़ा गलत पड़ जाता तो पूरा मंदिर खराब हो जाता। फिर भी हर मूर्ति, हर स्तंभ इतनी बारीकी से गढ़ा गया है कि इसे देखकर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। आज की सबसे आधुनिक डायमंड वायर कटिंग टेक्निक भी शायद इतने साफ और सीधे कट नहीं लगा सकती। एक मूर्तिकार जैसे पत्थर के एक टुकड़े से मूर्ति गढ़ता है, ठीक वैसे ही हजारों शिल्पियों ने मिलकर एक पूरे पहाड़ को मूर्ति की तरह गढ़ दिया। अनुमान है कि इस प्रक्रिया में तकरीबन 2 से 4 लाख टन पत्थर को काट कर बाहर निकाला गया। अगर रोज 10 टन पत्थर भी बाहर निकाला जाता तो भी इसमें दशकों लग जाते। लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 7,000 मजदूरों और 150 कुशल वास्तुकारों की सेना ने इस असंभव काम को सिर्फ 18 वर्षों में पूरा कर दिखाया। बिना किसी जीपीएस के, बिना किसी क्रेन या भारी मशीनरी के। उनके पास थे तो बस हथौड़ी, छेनी और उनके दिमाग में बसे हुए कुछ स्टिक नक्शे। आप लैब में बैठकर कितना भी हिसाब लगा लीजिए, यह गणित आज भी समझ से परे है। अब जरा इसके आकार का अंदाज़ा लगाइए। लंबाई 276 फीट, चौड़ाई 154 फीट और ऊंचाई 98 फुट, जो ग्रीस के पार्थेनन से भी विशाल है। यह मंदिर द्रविड़ शैली का है। मंदिर के परिसर में भव्य प्रवेश द्वार, मुख्य शिवलिंग मंदिर, नंदी मंडप, विशाल विमान, नक्काशीदार स्तंभों वाले मंडप, हाथियों की मूर्तियां, जीवंत देव प्रतिमाएं और कई उपमंदिर खूबसूरती से व्यवस्थित हैं। यहाँ रामायण और
महाभारत की कहानियाँ इतनी बारीकी से उकेरी गई हैं कि पत्थर जीवंत प्रतीत होते हैं। एक सवाल जो हर डॉक्यूमेंट्री और हर इतिहासकार को सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है, मलबा जो एक छोटे पहाड़ के बराबर था, वो गया कहाँ? इसके बारे में कई किस्से और कहानियाँ प्रचलित हैं। कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि किसी रहस्यमय तकनीक से पत्थर को मक्खन जितना नरम बनाया गया और फिर उसे पानी में घोलकर बहा दिया गया। लेकिन यह कल्पना ज़्यादा लगती है क्योंकि एलोरा के आसपास कोई बड़ी नदी नहीं। एक दूसरी कहानी कहती है कि सारा मलबा मंदिर परिसर के एक हिस्से जहां आज कार पार्किंग है वहां दबा दिया गया। लेकिन जब पुरातत्वविदों ने उस जगह की खुदाई की तो उन्हें मलबे की कोई भी परत नहीं मिली। सबसे विश्वसनीय अनुमान जो पुरातत्वविद लगाते हैं वो यह है कि उस मलबे का इस्तेमाल आसपास की निचली घाटियों को भरने के लिए किया गया। उन पर मिट्टी की परत बिछा दी गई और फिर वहाँ खेती की जाने लगी। सोचिए 1200 साल के लंबे समय में वहाँ इतने घने जंगल और खेत उगाए होंगे कि पत्थर का एक भी टुकड़ा खोजना आज नामुमकिन सा हो गया है। इतिहास के साथ साथ इस मंदिर से एक बहुत ही खूबसूरत प्रेम कहानी भी जुड़ी हुई है। कथा कल्पतरु नामक एक प्राचीन ग्रंथ में दर्ज लोक कथा के अनुसार एक बार राजा एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए। उनकी रानी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और यह मन्नत मांगी कि यदि उनके पति ठीक हो जाते हैं तो वह एक भव्य मंदिर बनवाएंगे और जब तक मंदिर का शिखर नहीं देख लेती तब तक उपवास रखेंगी। राजा ठीक हो गए। उन्होंने मंदिर का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन उन्हें बताया गया कि इसे नीचे से ऊपर बनाने में वर्षों लगेंगे। रानी इतने लंबे समय तक उपवास कैसे रख सकती थी? तब एक वास्तुकार ने समाधान सुझाया, हम मंदिर को ऊपर से नीचे बनाएंगे जिससे शिखर पहले तैयार हो जाएगा। काम शुरू हुआ और जल्द ही शिखर बनकर तैयार हो गया। रानी ने अपना व्रत तोड़ा और राजा ने इस अद्भुत वास्तुकार की प्रशंसा की। हालांकि इतिहासकार इसे राजा का एक राजनीतिक संदेश मानते हैं, लेकिन जब कहानी में प्रेम और भक्ति की यह परत जुड़ जाती है तो मंदिर और भी अमर हो जाता है। कैलाश मंदिर सिर्फ अपनी वास्तुकला के लिए ही नहीं बल्कि अपनी मूर्ति कला के लिए भी जीता जागता संग्रहालय है। इसकी बाहरी गैलरी में एक तरफ लंका दहन करते हुए हनुमान जी का रौद्र रूप है तो दूसरी ओर महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण। 19वीं सदी के इतिहासकार जेम्स फर्ग्यूसन ने इसे देखकर लिखा था, यह भारतीय रॉक कट वास्तुकला का वह नगीना है जिसकी तुलना दुनिया में कहीं और नहीं की जा सकती। जब इस रहस्य को सुलझाने के लिए आधुनिक विज्ञान ने कदम रखा तो वह भी हैरान रह गया। 2021 में आईआईटी बॉम्बे की एक टीम पूरे मंदिर का लेजर स्कैन किया और पाया कि इसकी संरचना में टॉलरेंस यानी गलती की गुंजाइश सिर्फ 2 मिलीमीटर है। आज की सबसे उन्नत मशीनें भी इतने बड़े स्ट्रक्चर पर शायद इतनी परफेक्शन न दे पाएं। जापान की कुमामोतो यूनिवर्सिटी ने मंदिर के पत्थरों के माइक्रो सैंपल लिए ताकि यह पता चल सके कि क्या किसी केमिकल सॉफ्टनर का इस्तेमाल हुआ। जांच में सिर्फ लोहे की सैनी के निशान मिले, किसी भी तरह के केमिकल का कोई सबूत नहीं। वैज्ञानिकों ने चिस्लिंग रेट का अनुमान लगाया, यानी कि प्रति 100 चोट पर सिर्फ 5 मिलीमीटर पत्थर ही कटता था। इसका मतलब यह है कि हर मिनट में कारीगर सिर्फ आधा सेंटीमीटर या क्या बढ़ पाते थे। इतनी धैर्यवान शिल्प कला की आज इस इंस्टेंट दुनिया में कल्पना करना भी मुश्किल है। अंत में विज्ञान का निष्कर्ष यही कहता है, यह अभ्यास, धैर्य और ऐसी गुरु शिष्य परंपरा का कमाल है जिसे हम खो चुके हैं। तो दोस्तों, कैलाश मंदिर की कहानी में कई परतें हैं। एक राजा का राजनैतिक और धार्मिक संकल्प है, हजारों कारीगरों का अकल्पनीय धैर्य और परिश्रम। हमारी आज की पीढ़ी की गहरी जिज्ञासा है, हमें यह पता चल गया है कि इसे किसने बनाया, कब बनवाया और कितना बड़ा बनवाया, लेकिन वास्तव में कैसे बनवाया, यह सवाल आज भी इन पहाड़ों में एक गूंज बनकर जिंदा है। जब आपको अपनी क्षमता पर संदेह हो तो इस मंदिर को याद कीजिए जो एक पहाड़ से तराशा गया है और अनंत काल तक खड़ा रहेगा। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके
उन हज़ारों हथौड़ियों की आवाज़ सुनने की कोशिश करना। वो आवाज़ जो सदियों पुरानी है पर आज भी ज़िंदा है और अपनी कहानी खुद सुनाती है। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर सिर्फ भारत की ही शान नहीं बल्कि पूरी मानवता की धरोहर है। यह प्रतीक है कि जब इंसान और आस्था एक हो जाएं तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और इसे अपने इतिहास प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं हमारी अगली पेशकश में।